हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है, इंटीग्रल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, उसके ऊपर हम आज लेक्चर नंबर 4 के ऊपर बात करेंगे। और नोट्स की अगर पीडीएफ चाहिए तो RS 100 रुपीज़ में एमएससी के सारे नोट्स अवेलेबल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्लस में उसके साथ वीडियो लेक्चर भी देंगे हम आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है जो हमने अभी तक पढ़ा? फ्रीडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। जो मैंने थोड़ी देर पहले इसका आपको इसका बेसिक सिखाया था, इसका थ्योरम सिखाया था, उसी के ऊपर बेस एक हमारा न्यूमेरिकल है। क्या सिखाया था? फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विद सेपरेबल कर्नल को हमें सोल्व करना कैसे आना चाहिए। तो उसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन है, जो कि पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3। उसको आप देख के आ जाइए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा जर्नल इक्वेशन दिया हुआ है, GS इज इक्वल टू एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से 1 एस टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टी ब्रैकेट क्लोज GT dt। अब एग्जाम में ना आपकी इंटीग्रेशन इक्वेशन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, तो आपको बहुत प्रकार की इंटीग्रेशन इक्वेशन आएगी। तो आपको पहचानना कैसे है? फ्रीडम इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन आ गई। अब सेपरेबल कर्नल है कि नहीं है, क्योंकि हमारा अगर ये KST है, अगर ये ST की फॉर्म में आ जाए, इस प्रकार की फॉर्म में ST प्लस कुछ ST की टर्म में आ जाए, तो वो क्या हमारा सेपरेबल कर्नल है। तो ये हमारा क्या है? फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विद क्या है? सेपरेबल कर्नल है। ये आपको पहचान जाना है इसकी जर्नल फॉर्म को। ठीक है, ये आप धीरे धीरे जैसे पढ़ोगे, 2 बार करोगे ना, वीडियो को देखोगे, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाने लग जाएगा। एक बार में आस मत लगाना कि हमें इंटीग्रल इक्वेशन आज के ही दिन में समझ में आ जाएगी। बस आप प्रैक्टिस करते रहो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके साथ साथ करते रहो, लास्ट में हम प्रोवाइड भी करेंगे आपको। तो आपको हमने जर्नल इक्वेशन दिखाई थी। हम जर्नल इक्वेशन क्या थी? GS इज इक्वल टू FS प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से 1 KST GT dt। ये हमारी जर्नल इक्वेशन थी, यहाँ लिमिट A से B थी। तो हमारी KST की वैल्यू क्या है? ये KST की वैल्यू दी हुई है, तो मैंने यहाँ पे लिख दी KST की वैल्यू। FS की वैल्यू कितनी दी हुई है? हमारी S दी हुई है। लिमिट क्या दी हुई है? A से B 0 से 1 दी हुई है। तो ये यहाँ से सारी वैल्यू KST की वैल्यू निकाल दी। अब KST क्या थी सेपरेबल कर्नल में? मैंने समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेके N AIS, यही था ना हमारा AIS BIT। इसको ओपन कर रखा है यहाँ पे क्या है? 2 टर्म तक दे रखा है, तो इसको यहाँ पे हमने 2 टर्म तक ओपन किया, A1S B1T A2S B2T। क्योंकि 2 टर्म तक क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हमारी 2 ही टर्म गिवन है। तीसरी होती तो यहाँ पे प्लस में तीसरी टर्म भी, चौथी होती तो चौथी, पांचवी होगी तो पांचवी। क्योंकि सेपरेबल कर्नल विद फाइनाइट टर्म थी ना, मैंने पढ़ाया था आपको। यहाँ पे कितनी कुछ फाइनाइट टर्म हमें गिवन रहेगी। ये तो एक लिखने का जर्नल फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो यहाँ से इस इक्वेशन 3 को और जो हमारी इक्वेशन 2 है, इसको हम कंपेयर करें, दोनों कंपेयर करें, तो यहाँ से A1S की वैल्यू क्या आ जाएगी? S आ जाएगी। A2S की वैल्यू क्या आ जाएगी? S स्क्वायर आ जाएगी। B1T की वैल्यू क्या आ जाएगी? T स्क्वायर। और B2T की वैल्यू क्या आ जाएगी? T। यहाँ से ये यहाँ से हमने कंपेयर कर लिया इन दोनों इक्वेशनों को। ठीक है, अब पिछला जो मैंने पढ़ाया है पूरा उसी का यहाँ पे यूज है। तो मैंने जर्नल आपको पढ़ाया था, GS इज इक्वल टू एस, ये इक्वेशन जो जर्नल इक्वेशन थी वो पुट कर दिया यहाँ पे। अब इसको अलग अलग करके लिख लिया, क्या है? S लिख दिया, प्लस लैम्डा, यहाँ पे इसको अलग लिख दिया। यहाँ पे क्या किया मैंने? लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से 1 एस टी स्क्वायर dt। ठीक है, GT dt, इसको मैंने एक साथ, इसको अलग अलग करके लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम ओनली t की टर्म में इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हमारा s तो कांस्टेंट है, लैम्डा s। तो यहाँ से लैम्डा s बाहर निकाल दिया, यहाँ से लैम्डा s स्क्वायर बाहर निकाल दिया, अलग अलग करके लिख दिया भाई, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो जो ये अंदर वाली जो टी इंटीग्रेशन की ये टर्म आई है, इसको मैंने C1 लेट कर दिया। जो इंटीग्रेशन की दूसरी टर्म आई है, उसको मैंने C2 लेट कर दिया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं GS इज इक्वल टू एस प्लस लैम्डा S C1 प्लस लैम्डा S स्क्वायर C2। ये क्या आ गई? इक्वेशन नंबर हमारी 4 आ गई है यहाँ पे। ठीक है, और C1 C2 हमारी ये वैल्यू C1 की हमने ये लेट की थी, C2 की ये लेट की थी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी हमारा मोटो क्या रहेगा? ये C1 और C2 की वैल्यू निकालना हमारा इस क्वेश्चन का मोटो रहेगा। और जो ये C1 C2 आएगा इस इक्वेशन 4 में हम पुट कर देंगे, वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अभी हमें आगे C1 C2 की वैल्यू निकालनी है। देखो अभी क्या किया भाई, C1 C2 निकालने के लिए, अभी C1 निकालने के लिए देखो यहाँ पे हमारा GT होना, GT की वैल्यू पता होना चाहिए। तो मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था, अगर हम S की जगह T पुट कर दें तो GT क्या हो जाएगा? GT इज इक्वल टू T प्लस लैम्डा TC1 प्लस लैम्डा T स्क्वायर C2।
इस इक्वेशन 4 में अगर मैं s की जगह t पुट कर दूं तो gt की वैल्यू ये आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब इधर तो gt है, प्लस c1 निकालने के लिए हमें इस साइड t स्क्वायर चाहिए, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर क्या हो जाएगा हमारा t स्क्वायर gt, इधर t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1, सभी के साथ इंटीग्रेशन 0 से 1 लगा दो, लगा दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, c1 लिख सकते हैं। बताओ, सेम काम मैंने आगे किया है। देयरफॉर रिप्लेस s इज इक्वल टू t इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हमने जो ये इक्वेशन थी इसमें s को t से रिप्लेस कर दिया, एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाई टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड इंटीग्रेट 0 to 1। देखो स्टेप बाय स्टेप काम किया, पहले t से रिप्लेस करना है, फिर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, फिर इंटीग्रेट करना है 0 से 1 तक। तो वही काम मैंने यहाँ पे जो पीछे समझाया वो कर रखा है, ठीक है। तो ये वाली टर्म किसके इक्वल हो गई, c1। क्यों किया ये काम मैंने, c1 की वैल्यू निकालने के लिए। अब इंटीग्रेशन 0 से 1, तो यहाँ t मल्टीप्लाई टी स्क्वायर टी क्यूब हो गया, लैम्डा c1 कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, ठीक है। टी स्क्वायर मल्टीप्लाई टी क्यूब डी टी, लैम्डा c2 बाहर ले लिया, टी स्क्वायर टी की पावर 4 डी टी, इंटीग्रेट कर दिया इसको, यहाँ से हमारी c1 की वैल्यू आ गई। अभी c2 की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे देखो भाई gt है, इसको t से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से 1 तक। सिमिलरली लिखो, सिमिलरली रिप्लेस h इक्वल टू t, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाई t और इंटीग्रेट 0 to 4। तो सेम हमने वही प्रोसेस इसमें यहाँ पे हमने कर दिया। ये इक्वेशन आ गई, ये हमारा किसके इक्वल आ गया, c2 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, c2 के इक्वल आ गया। इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ से हमारी c2 की वैल्यू आ गई। टी क्यूब का तो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का तो कर सकते हो, जर्नल चीजें तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, एमएससी का मैथ पढ़ा रहे हैं हम लोग। c2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे। उसके बाद c1 की वैल्यू ये आई है हमारी, पढ़ना, c2 की वैल्यू बेटा ये आई है हमारी। अब इसको अरेंज करके देखते हैं, क्योंकि c1 इधर भी है, c1 इधर भी है, c2 यहाँ भी है और c2 यहाँ भी है। तो इस c1 वाली टर्म एक साइड ले लिया हमने, क्या है, इस कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड लिख लिया, बाकी सारी टर्म एक साइड ले आए। सिमिलरली इसमें भी यही किया, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एक साइड, बाकी सारी टर्म एक साइड। तो यहाँ c1 था, c1 वाली टर्म को दोनों को एक साथ कर लिया, c1 कॉमन ले लिया, तो हमारी ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई। यहाँ हमने सेम किया, c2 को निकाल लिया, तो ये इक्वेशन नंबर 6 बन गई। और आपने पढ़ाई होगा मैट्रिक्स में लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करते थे, मैट्रिक्स टाइप का बन गया, c1 c2 इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट टर्म। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे, डिटरमिनेंट डी लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, डी लैम्डा a11 a12 a21 a22। तो a11 की टर्म ये हो गई, a12 की टर्म ये हो गई, तो a21 की टर्म ये हो गई, a22 की टर्म ये हो गई। तो यहाँ से हमने निकाला तो हमारी ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, वही किया मैंने, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखो डी लैम्डा हमारा किसके इक्वल आ गया, माइनस लैम्डा स्क्वायर 120 लैम्डा। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको सोल्व कर दिया ओपन करके, क्या है, ओपन करके ओनली सोल्व करके यहाँ पे लिख दिया। अब क्या है, यू नोट दैट द फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड डी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। हमारा यहाँ डी लैम्डा इक्वल टू 0 नहीं है, तो उसके क्या है, यूनिक सोल्यूशन होंगे, ठीक है। अगर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू तो यूनिक सोल्यूशन हो गए। अगर लैम्डा लिख दिया मैंने, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -60 प्लस -16 √15। तो इसको हम बेटा आइगन वैल्यू बोलते हैं। मैंने आपको शुरू में इनिशियल पढ़ाया था, बताया था लैम्डा को क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलेंगे। तो यहाँ से हमारी किसी आ गई, आइगन वैल्यू आ गई, ठीक है। अगला देखो, इसी हमने भी c1 c2 की वैल्यू निकालनी थी। अब इसको यूनिक सोल्यूशन है, तो इसका एक सोल्यूशन हम कैसे करते थे, लीनियर इक्वेशन निकालते थे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5 रहता था, 5x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 2 था। इस प्रकार की इक्वेशन को हम x1 और x2 की वैल्यू कैसे निकालते थे, क्लास 10th से। अरे इस इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 5x1 5x2 और यहाँ पापा 25 हो जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाता था, और यहाँ कितना बचेगा 2x2 और यहाँ कितना बचेगा 23। x2 की वैल्यू कितनी आ गई थी, 23/2 आ जाती थी। फिर ये x2 की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, दोनों वैल्यू आ जाती थी। सिमिलरली ये दो इक्वेशन थी हमारी, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई लैम्डा बाई 3 से इसलिए किया, और इसको -1 बाई लैम्डा इसलिए किया क्योंकि दोनों एक कट जाए। क्योंकि यहाँ पे देखो ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारा c1 कैंसिल हो गया, c2 की टर्म बचेगी ओनली, ठीक है। यहाँ से हम c2 की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है।
C1 और C2 दोनों की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, जब ये दोनों C1 और C2 एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो हमारी C1 C2 की वैल्यू निकलेगी। और वो C1 C2 की मैंने पहले बताई थी कि इसमें करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये था इंटीग्रल इक्वेशन का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब सुनो, दूसरा क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए MSc मैथमेटिक्स, हमारे पास BSc के भी अवेलेबल है। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अवेलेबल है, इंटीग्रल इसमें बाउंड्री वैल्यू अवेलेबल है, मैकेनिक ऑफ सॉलिड अवेलेबल है, फ्लूइड मैकेनिज्म सिंचियोलॉजी है, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, रियल एनालिसिस, टोपोलॉजी एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये MSc के नोट्स अवेलेबल है ईच 100। अगर कोई एक साथ 5 सब्जेक्ट के एक सेम का पूरा लेते हैं तो उसको 400 में हम देंगे। ठीक है, तो ये था। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ, सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशंस एंड फाइंड द आइगन वैल्यू। भाई आइगन वैल्यू तो नहीं देगा तो भी हमें निकालनी थी। इसी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में निकाली थी ना, GS इज इक्वल टू FS लैम्डा 0 से 1 S प्लस T dt GT। सेम क्वेश्चन है, KST की वैल्यू क्या जाएगी, S प्लस T, कंपेयर कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी। S इधर T नहीं दे रखा तो T की पावर क्या ले लेंगे, 0, इधर S नहीं दे रखा तो S की पावर क्या लेंगे, 0। तो कर्नल क्या है हमारे पास, सेपरेबल है। तो बेटा ये क्वेश्चन सेम आपको होमवर्क में करना है। हाँ, अगर आपको पहले वाला मेथड समझ में नहीं आया तो नोट्स में मैंने इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कराया हुआ। ये तो सेम कर दिया यहाँ तक का काम, तो मैंने आगे मैंने इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कराया है, क्योंकि ये दूसरा मेथड कराने का कोई फायदा नहीं है। आपको बार बार अलग अलग मेथड चेंज करने का कोई मेरा इरादा नहीं है। बस ये है इसलिए कराया है कि जिसको समझ में नहीं आए वो आराम से जाके नोट्स में ये दूसरा मेथड भी पढ़ ले। और जब नोट्स में ये मेथड पढ़ोगे ना तो बहुत ही ईजिली आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा मेथड ना मैंने जो डेरिवेशन कराया था इसका, फेरिडम कर्नल ऑफ सेकंड काइंड का, उस वहाँ से आपका बिलोंग करता है। तो ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो मेरे को जरूर करना कॉन्टैक्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।